हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 4 योग शिक्षा के अंतर्गत यूनिट 2 का निचोड़। जी हाँ, निचोड़ से मतलब ये है कि यहाँ हम केवल उसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी है। समय तथा परीक्षा दोनों को केंद्र मानकर आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस जारी की गई हैं, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा अध्ययन कर सकें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकाई 2 योग दर्शन और व्यक्तिगत तथा सामाजिक उत्थान। तो थोड़ी सी नाम पर चर्चा कर लेते हैं। योग दर्शन कहते हैं योग की फिलॉसफी, व्यक्तिगत पर्सनल तथा सामाजिक उत्थान उत्थान कहते हैं तरक्की को। ये कुल मिलाकर बात सीधी सी है कि योग दर्शन ने व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान यानी सामाजिक तरक्की किस प्रकार प्राप्त की। सबसे पहले बात आ जाती है योग दर्शन की। जैसा कि आपको बताया गया था, यहाँ हम केवल महत्वपूर्ण टॉपिक का ही अध्ययन करेंगे और वो भी बहुत ही संक्षेप में। योग दर्शन भारत की अमूल्य निधि है। कैसी है? योग दर्शन भारत की अमूल्य यानी बहुत कीमती है, अमूल्य निधि है क्योंकि भारतीय मनोविज्ञान का स्रोत योग ही है। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर जो मनोविज्ञान का विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं योग से ही हुआ है। अलग से नोट करके एक बात और लिख लीजिएगा, हाथ पर चल नहीं रहा है, अलग से नोट करके लिख लीजिएगा। दर्शन शास्त्र से कहते हैं फिलॉसफी। प्राचीन महर्षियों की ही तपस्या का फल है। तपस्या का फल है। अगला नोट डाल के लीजिए पॉइंट करके। कह रहे हैं योग के सिद्धांतों पर चलकर योग के सिद्धांतों पर चलकर एकाग्रता की शक्ति, ध्यान की स्थिरता, मन की प्रवृत्तियों पर संयम करके योग करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को पूर्णतः वश में कर सकता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। क्या मतलब? एकाग्रता की शक्ति आपको प्राप्त होगी, ध्यान की स्थिरता यानी ध्यान एक जगह पर आपका टिकने लगेगा, मन की प्रवृत्तियों पर संयम यानी मन की प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? चित्त की जो प्रवृत्तियां होती हैं 5, वही मन की प्रवृत्तियां होती हैं। तो मन की प्रवृत्तियों पर संयम करके योग करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को पूर्णतः वश में कर सकता है। अब अगली बात समाधि की।
अब बताती है आपकी चित्तवृत्तियाँ कितनी हैं। चित्तवृत्तियाँ कितनी हैं? तो ये आपकी 5 हैं। कौन कौन सी हैं जान लेते हैं आपकी। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपकी शिफ्ट, दूसरी है आपकी मूड, अगली है आपकी विक्षिप्त, उसके बाद है अगली आपकी एकाग्रता, अगली है आपकी निरुद्ध। थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं इनको। पहली वाली का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है चित्त की चंचल स्थिति या चंचल अवस्था। ठीक है। अब बताती है इसकी, ये है मन की दूसरी अवस्था है। यह है मन की, इसका अर्थ आलस्य से है, यानी किसी भी कार्य को करने में मन कम लगता है। अगली अवस्था है आपकी विक्षिप्त। इसका अर्थ है आपका सत्वगुण। आपको बताया गया था सत्वगुण सबसे अच्छा गुण है, जिसका सत्वगुण का मतलब होता है प्रकाश। आपके मॉडल पेपर में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रकाश या ज्ञान। अगर कहीं पर प्रकाश दिया हुआ है तो आप प्रकाश को टिक करेंगे, अगर कहीं पर ज्ञान दिया हुआ है तो ज्ञान पर टिक करेंगे। अगर दोनों दिए गए हैं तो समझ लीजिए उपर्युक्त दोनों आपका ज़रूर दिया गया होगा। ठीक है। अगली बात आती है एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ है किसी भी कार्य को करने में निरंतरता का होना आवश्यक है। अब आती है बात निरुद्ध की। ये है मन की आखिरी अवस्था है। ये मन की आखिरी अवस्था है। इसका अर्थ है चित्त पर पूरा नियंत्रण होना। यहाँ से आपको बताया गया था चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं। चित्त की वृत्तियाँ 5 हैं। कौन कौन सी हैं? शिफ्ट, मूड, विक्षिप्त, एकाग्रता और निरुद्ध। ज़्यादातर प्रश्न आपसे नंबर सिस्टम पर ही बनता है। चित्त की वृत्तियाँ कौन है और आपसे सीरियल से पूछ भी लेगा, तो आपको बस ये याद कर लेनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समाधि को थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। समाधि के आपके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं?
संप्रज्ञात समाधि और दूसरी है आपकी असंप्रज्ञात समाधि। थोड़ा सा इन्हें भी संक्षेप में जान लेते हैं। संप्रज्ञात समाधि के आपके 4 प्रकार हैं, इससे क्वेश्चन बना है आपका। और असंप्रज्ञात समाधि से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष कहते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन को। अब नोट करके एक बात लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। योग व्यक्तित्व के 5 पहलुओं का विकास करता है। योग व्यक्तित्व के 5 पहलुओं का विकास करता है। जान लेते हैं कौन से वो पहलू। नंबर 1 करके लिख लीजिए आप। व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष। दूसरा है आपका व्यक्तित्व का भावात्मक पक्ष। अगला है आपका, अब ये व्यक्तित्व नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे बौद्धिक पक्ष। अगला है आपका व्यक्तित्व का सामाजिक पक्ष। और अगला है आपका, फिर लास्ट है बिल्कुल, आध्यात्मिक पक्ष। योग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वता आध्यात्मिक पक्ष को ही दी गई है, क्योंकि आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मा से संबंधित। चलिए आप थोड़ा संक्षेप में पॉइंट करके समझ लेते हैं। सबसे पहले उठाते हैं व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष। थोड़ा सुन लीजिए। शारीरिक पक्ष के अंतर्गत आसन, प्राणायाम, बंध तथा षटकर्म और ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। मैंने बताया था आपको, आसन जो है आपका सबसे ज़्यादा शारीरिक लाभ आसन से होते हैं। प्राणायाम कमला के बंध तथा षटकर्म और ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। शारीरिक पक्ष में सबसे ज़्यादा महत्व आसन को दिया जाता है। अगला लिख लीजिए। अगला है आपका भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत इसका संबंध प्रत्याहार तथा ध्यान से है। देखिए, प्रत्याहार को थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिएगा। प्रत्याहार का सीधा संबंध है ज्ञानेंद्रियों का अपने विषय से हट जाना, यानी ज्ञानेंद्रियों का जो काम है उनसे हट जाना। जैसे कि कोई साधु तपस्या कर रहा है तो उसकी आंखें तो हैं परंतु उसे दिखाई नहीं देता है, उसका मस्तिष्क तो है परंतु उसे
परंतु उसके मस्तिष्क में निरंकुशताएं तथा चंचलताएं नहीं आती हैं। जैसे ही उसका शरीर तो है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता। इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष। बौद्धिक पक्ष के अंतर्गत ये है मजबूती यम नियम के पालन से। ये है मजबूती यम नियम के पालन से, यम नियम के पालन से तथा प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आती है। नियमित अभ्यास से आती है। यम और नियम को बता ही दिया गया है आपको, और प्राणायाम के बारे में भी पिछली वीडियो में बताया गया था। अब आदत पक्ष के अंतर्गत योग की क्रियाओं, आसनों तथा धारणा ध्यान से समाज में सक्रिय भूमिका का निर्वाह होता है। इसे नोट कर लेते हैं। योग की क्रियाओं, आसनों तथा धारणा ध्यान से, योग की क्रियाओं, आसनों तथा धारणा ध्यान से समाज में सक्रिय भूमिका का निर्वाह होता है। अलग से पॉइंट करके लिखी बात है। योग भेदभाव को नष्ट करने में सहायक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 नंबर डाल के लीजिए। व्यक्तित्व का आध्यात्मिक पक्ष। जैसा कि मैंने आपको बताया था, योग के अंतर्गत आध्यात्मिक पक्ष को सबसे अधिक बल दिया जाता है। चलिए इसके अंतर्गत लिख लीजिए। योग दर्शन में आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। योग द्वारा हमारे नैतिक गुणों का विकास संभव है। योग द्वारा हमारे नैतिक गुणों का विकास संभव है। देखिए, नैतिक गुण कहते हैं अच्छे अखलाक, उर्दू में कहते हैं अच्छे अखलाक। तो योग से हमारे नैतिक गुणों का विकास संभव है। यहाँ पर एक बात और आती है, यम नियम से नैतिक गुणों का विकास भी संभव है। यम नियम से नैतिक गुणों में वृद्धि होती है। तो यहाँ आपके व्यक्तित्व के 5 पक्ष जो हैं पूर्ण हो गए। अब नोट करके एक बात लिख लीजिए अलग से। नोट करके यहाँ है, लिंग पुराण में महर्षि वेदव्यास ने
लिंग पुराण में महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। छोटा सा संस्कृत का श्लोक है आपका, क्या है देख लेते हैं। सवार्थी विषय प्राप्ति रात्यानो विषय प्राप्ति रात्यानो विषय प्राप्ति रात्यानो योग उच्यते। देखिए साधारण सी भाषा में कह सकते हैं, साधारण शब्दों में कह सकते हैं, कि मानवीय आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग है। वेदव्यास जी ने पहले भी कई बार योग के अर्थ को समाधि से जोड़ा है, और समाधि का अर्थ होता है आत्मा तथा परमात्मा का मिलन, और कुल मिलाकर बात वही है। तो इसी के साथ ही हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।